दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी आपके बीच में शैशवावस्था को पूरी तरह से हम फिनिश कर चुके हैं। शैशवावस्था के बाद हमारा जो अगला लेक्चर आता है, आप देख पा रहे हैं, हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं बाल्यावस्था पर। यानी शैशवावस्था के जो भी डाउट्स थे, मैंने आपसे कहा था आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो रहा है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैंने आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया है 9452331053। संपर्क माध्यम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हर संभव प्रयास है कि आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाए। ठीक है, तो चलिए, शैशवावस्था को आपने समझा। शैशवावस्था की जो एज होती है वह एज हमारी 0 से कहा जाए या जन्म से कहा जाए, ठीक है, तो 5 या 6 वर्ष तक होती है। अब इसी के क्रम में हमारा जो शैशवावस्था के बाद अगली अवस्था यानी बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था की एज आप देख पा रहे हैं, मीन्स अगर हम बाल्यावस्था को कहें तो चाइल्डहुड की एज हमारी जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, यानी कोई भी बालक अगर 6 से 12 वर्ष के मध्य का है तो उसे आप कह सकते हैं कि ये बालक बाल्यावस्था, मीन्स अगर कहा जाए या तो चाइल्डहुड आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था होती है, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था के पहले की कौन सी अवस्था होती है। अगर पूछा जाए शैशवावस्था के बाद की अवस्था क्या होती है तो आप कहेंगे बाल्यावस्था, और अगर पूछा जाए कि बाल्यावस्था के पहले की कौन सी अवस्था होती है तो आप कहेंगे हमारी शैशवावस्था होती है। ठीक है, चलिए, ये चीजें आपके क्लियर हुई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बीच में दिए जा रहे हैं। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। मैंने आपको बता ही दिया, शैशवावस्था के बाद की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं, क्योंकि ये मानव विकास की हमारी दूसरी अवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने सफल बैच जो आपके लिए लॉन्च किया है उसकी कीमत मात्र 220 रुपए। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो लिंक के माध्यम से आप जो है ज्वाइन हो जाइए, या मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं QR कोड आपको शेयर कर दूंगा। महज 220 रुपए का शुल्क आपको पेमेंट करना है। आप एक बेहतरीन सेशन के लिए चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमेशा आपके लिए मैंने कहा है, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। 220 रुपए में मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्लस लाइव रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें हैं, उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट की नोट्स हैं। मैं चार चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं महज 220 रुपए में। अगर ज्वाइन करना होगा तो आप चैनल पर मुझे या नंबर पर भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी वक्त। ठीक है, चलिए, वो चीजें तो हो गई, और फिर से मैं कहूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब आपका फीडबैक नजर आता है थोड़ा सा अपने आप में मैं जो है ये लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूं। ठीक है, चलिए, यहाँ यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे न ही अध्यापक और न ही अभिभावक समझ पाते हैं। देखिए, शैशवावस्था जो बालक होता है उसके अंदर परिवर्तन तो होता है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं एकाएक, न ही आपके जो अभिभावक हैं न वो उस बच्चे के अभिभावक समझ पाते हैं, और न ही जहां वह लड़का टीचिंग कार्य कर रहा है यानी जहां पढ़ने लिखने जाता है न ही वहां के अध्यापक समझ पाते हैं। ठीक है, यानी बाल्यावस्था में ऐसे परिवर्तन हमेशा होते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, यहां देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण कथन है आपके बीच में आ रहा है, जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, यहां देखिए, पूछा जा सकता है कि जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सा होता है तो आप कहेंगे बाल्यावस्था होता है। ठीक है, और इसी के क्रम में आ रहा था जो है अनोखा काल क्यों होता है। अच्छा, यहाँ कोल एंड ब्रूस महोदय कह रहे हैं ये तो जीवन का सबसे अनोखा काल है। ठीक है, और हम जब शैशवावस्था आपको पढ़ा रहे थे तो शैशवावस्था में बताया था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, छोटा सा अंतर है, समझने वाली बातें हैं कि आखिरकार जीवन का सबसे जो है अनोखा काल क्यों कहते हैं, किसे हम बाल्यावस्था को, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं। ठीक है,
क्यों कहते हैं जो है कि जो इसको भी मैंने आपके बीच में बताया था, ठीक है। तो हालांकि शैशवावस्था जब चल रहा था तो हमने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जीवन का सबसे अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा होता है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये जो काल हमारा होता है बाल्यावस्था का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है शिक्षा आरंभ करने की यह उम्र सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। आपने देखा है कि अभी जो एलिमेंट्री एज होती है या कहा जाए जो बाल्यावस्था की हमारी एज होती है, इस उम्र के जो बालक अभी तो हमारे यहाँ जो नर्सरी वगैरह चल रहे हैं इसमें जब 4 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तब से घसीटा जाता है कि अब जाइए आप विद्यालय। लेकिन हमारा जो मनोविज्ञान कहता है, चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है, ठीक है, देखिए शिक्षा आरंभ करने की यह उम्र सबसे सर्वोत्तम होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। ये चीजें अगर प्राथमिक विद्यालयों में आप गए होंगे तो आपने देखा होता है जो फैक्ट है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष एनसीएफ 2005 भी कहता है कि एक बच्चे को जब विद्यालय जाना हो तो वह 6 से 12 वर्ष के मध्य या 6 वर्ष का हो जाए या हो रहा हो तब जाके आप विद्यालय भेजिए। यह विद्यालय की पूछा जा सकता है कि शिक्षा आरंभ करने की सबसे सर्वोत्तम उम्र कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि 6 वर्ष के बाद की उम्र होती है, ठीक है। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है कि कुछ बाल्यावस्था के नाम है। जैसे मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था कुछ शैशवावस्था के नाम, ठीक है। इसी के क्रम में देखिए आ रहा है कि जो है प्रारंभिक या कहा जाए बाल्यावस्था के भी कुछ नाम हैं जिसे हम कह सकते हैं। पहला नाम प्रारंभिक विद्यालय की आयु मीन्स एलिमेंट्री स्कूल एज। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो उम्र होती है जो बाल्यावस्था की उम्र होती है, इसी उम्र में एक छोटा सा बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है, ठीक है। अब ये अलग का मामला है कि आप 4 वर्ष में भेजना शुरू कर दें, ये मामले अलग के हैं। लेकिन जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है उस चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 6 से 12 वर्ष के बाद ही आप किसी भी बच्चे को विद्यालय भेजिए, ठीक है। चलिए यहां समूह की अवस्था आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मेरे बताने का मतलब छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप अपने दैनिक जीवन में इसे उतार लीजिए। मैं कह रहा हूं कि समूह की अवस्था मीन्स गैंग एज जिसे हम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी ना पूछ करके परीक्षा में इंग्लिश वर्ड भी पूछ लेता है कि एलिमेंट्री स्कूल एज हम किसे कहते हैं। आप दोनों चीजों से रूबरू होते चलिए। ऐसा नहीं कि हम हिंदी को सिर्फ सीख जाएं, इंग्लिश को छोड़ दें। किसी को आप छोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा। पता लगा हिंदी आपको याद है, इंग्लिश नहीं याद है, और खुदा न खास्ता एग्जामिनर के दिमाग में आया कि चलिए हम इंग्लिश ही पूछ लेते हैं। अब यही हिंदी में लिख देगा एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप गलत कर देंगे। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लिखा है, ठीक है। ये चीजें आपने देख लिया। समूह की अवस्था गैंग एज जिसे हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस एज में जब बालक होता है 6 से 12 वर्ष का जब भी बच्चा होगा तो उसके साथ कई लोग वह जो समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है। जब उसके साथ 2-4 बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं लकड़ी से खेलना शुरू कर देगा या कोई भी चीज होगी उससे वो खेलना शुरू कर देता है। वो समूह में खेलने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है, अकेले वो खेलना नहीं चाहता, ठीक है। ये तो हो गई चुस्ती की आयु और गंदी आयु। यहां ध्यान दीजिएगा, गंदी आयु चुस्ती की एज मीन्स अगर कहा जाए स्मार्ट एज, या छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपने आप को सोचता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। यहां देखिए गंदी एज क्यों कहते हैं? 6 से 12 वर्ष का जो बालक होगा वह बालक जो होता है वो हमेशा धूल मिट्टी में खेलता रहता है, और जब धूल मिट्टी में खेलेगा भैया तो जाहिर सी बात है कि कपड़े वगैरह तो गंदे होंगे ही। इसीलिए हम इसे डर्टी एज मीन्स गंदी आयु भी कह सकते हैं। ये चारों नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। 1 से 2 नंबर में हमेशा ये पूछे जाते हैं कि समूह, ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, इसे आप समझ भी सकते हैं, हमेशा ये दिमाग में रहेगा। लेकिन ये तीनों तो भूल जाते हैं। समूह की आयु हम किसे कहते हैं? आप कहेंगे
बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु हम किसे कहते हैं, चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था को। गंदी आयु हम किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये नाम हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीजें हो गई। क्या अभी तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराइएगा। अब यहाँ बाल्यावस्था का तात्पर्य क्या है? हालांकि ये चीजें तो इनसे तो आपको बाल्यावस्था से परिचित हो गए। आज का यह लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा। मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपके सिलेबस को कवर किया जाए। अभी हालांकि आपके विद्यालय के माध्यम से आपकी क्लासें कल प्रारंभ होगी, लेकिन हम चाइल्ड साइकोलॉजी को जो है एक बेहतरीन सेशन के माध्यम से आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन सेशन के लिए। चलिए यहां देखिए, बाल्यावस्था का तात्पर्य मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बाल्यावस्था, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में, यहाँ 2 बार हो गया है, इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और भावी जीवन की तैयारी करता है, ठीक है। कौन से एज का बच्चा? बाल्यावस्था का बालक, ठीक है। जितनी फैक्ट होंगे हम आपको बताते चलेंगे। प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि आप नोट्स को जरूर मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, जैसे ये चीजें मैं जो दे रहा हूं ना, यही आप जब चाइल्ड साइकोलॉजी यूपी टेट लेवल की पढ़ेंगे तो सेम यही चीजें पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, समय है, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हुए चलेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए यहां और चीजें आपके बीच में, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, एक शब्द मैंने आपसे कहा था सर्वांगीण विकास का, यहां भी आप जोड़ सकते हैं। 6 से 12 वर्ष मीन्स चाइल्डहुड कहा जाए। अगर सर्वांगीण विकास की हम बात करें तो हमने आपको जब शैशवावस्था पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है एक छोटा सा बालक होगा, उसके हर स्तर से विकास चाहिए, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, वह सर्वांगीण होना चाहिए, ठीक है। यानी हर स्तर से विकास उसका हो रहा हो। तो यहां भी कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास की प्रमुख विशेषताएं या सर्वांगीण स्तर से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां इतनी चीजें हो गई। अब आपके मन में आ रहा है कि सारी, अच्छा इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। हम बात करते हैं, ये तो अलग लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन इसी में हम आपको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, एक बेहतर सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। इसमें अगर कहा जाए तो शैशवावस्था में विकास तो तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा आपसे अच्छा उस दिन मैंने एक कथन आपको बताया था, बालक का जितना विकास 12 वर्ष में होता है, उसका आधा विकास 6 वर्ष में हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताया था। अच्छा, वही चीजें यहां कहा जा रहा है कि शैशवावस्था में जो विकास होता है भैया वो तो तीव्र होता है, बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है। मानसिक विकास व शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। किस एज के बच्चे में? ये बाल्यावस्था में, ठीक है। और बालक की जो चंचलता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और मानसिक परिपक्वता दिखाई देने लगती है, और वह जो है अगर कहा जाए तो जो प्रौढ़ होते हैं वह कुछ न कुछ प्रौढ़ों के समान व्यवहार करने लगता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस नोट्स को प्राप्त कर लेंगे तो यहां मैं जो चीजें डिफाइन कर रहा हूं मेरे सामने रखी हुई हैं, ठीक है। आप उस नोट्स को जरूर प्राप्त करेंगे, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप नोट्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता 95% नंबर पाने से, ठीक है। आप ज्यादा ही लेके आएंगे लेकिन उससे कम नहीं लेके आएंगे। हाँ, मैं जितना आपको कहूंगा उतना करना पड़ेगा, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। चलिए यहां मानसिक योग्यताओं में वृद्धि कहा जाए, अस्थायी स्मृति में वृद्धि, मानसिक क्षमताओं में लगातार जो है वृद्धि होती है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। किस एज के बच्चे में? बाल्यावस्था में। हम बाल्यावस्था की ही बात कर रहे हैं तो हमेशा बाल्यावस्था ही चलेगा। अगर शैशवावस्था की बात जहां आएगी हम हूबहू आपको बताएंगे, ठीक है। कहा जा रहा आत्मनिर्भरता की भावना दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। शैशवावस्था का बालक है वो अपने माँ बाप पर निर्भर होगा, कपड़ा लत्ता जब मम्मी पापा पहनाएंगे तबे पहनेगा, लेकिन जब 6 वर्ष
एज क्रॉस करता है, जब शिशु जो है या कहा जाए जब बालक 6 वर्ष के एज को क्रॉस करता है तो वो अपने कपड़े स्वयं पहनने के लायक हो जाता है। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर घर में कोई नहीं है तो वो पहन लेता है। वही कहा जा रहा है कि दूसरों पर जो वह निर्भर होता है उसका निर्भरपन खत्म हो जाता है। आगे बालक अपना सभी कार्य स्वयं करने लगता है, जैसे नहाना हो गया, खाना हो गया, कपड़े इत्यादि को वो खुद कर लेता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। आगे कहा जा रहा है जैसे बगीचे में कार्य करना। आपने देखा होगा जब आप खेतों में काम करने कभी जाते होंगे, एक छोटा सा बालक है, आप कहें कि भैया हमें आज खेत में जाना है, तो जो और फावड़ा लेके जाना है, ठीक है, या तो कुदाल लेके जाना है, तो वह जो छोटा सा बालक होता है वो आपसे पहले ही कुदाल उठा के खेत में चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, क्या ऐसा होता है? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, हमें तो लगता है भाई होता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी कहता है वो हमेशा कभी कोई चीज गलत नहीं कहता, ये बिल्कुल फैक्ट है, बच्चे करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बगीचों में कार्य करना इनको पसंद है, लकड़ी या अन्य जो है किसी वस्तु को बनाना पसंद है। लड़कियां भी, ये तो बच्चे करते हैं, अब जो लड़कियां होती हैं उन्हें जैसे सिलाई कढ़ाई इत्यादि में उनको अच्छे खासे जो है वो शौक होते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई। आगे जिज्ञासा की प्रबलता के हम कहें, बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उस वस्तु के बारे में, बच्चा जो होता है एक छोटा सा नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपके घर में कोई बालक अगर होगा तो आपने देखा होगा कोई चीज अगर उसे आप दे देते होंगे, तो जैसे हम यही मार्कर की ही बात करें, किसी चीज को छोड़िए आप, ठीक है, ये मार्कर हम एक छोटे से बच्चे को दे देंगे, वह क्या करेगा, ये तो खींचेगा और ये खुल जाएगा, तो फिर इसके दिमाग में आएगा कि यार ये क्या चीज है, इसे भी हम खोल लें। अगर इसे वो खोल ले गया तो फिर इसके अंदर की चीजें वो खोलेगा, और खुदा न खास्ता ये ढक्कन भी तोड़ सकता है। तोड़ने के बाद उसके दिमाग में आएगा यार ये कैसे होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अगर कोई छोटा सा बालक है आपके बीच में, बाल्यावस्था का बच्चा है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसे कभी डांटिए मत, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे वो रुपए पैसों को फाड़ देता है, हालांकि 6 वर्ष का बच्चा जानने लायक हो जाता है, ऐसा काम नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। सॉरी, ठीक है, इतनी चीजें पूछा जा सकता है कि नन्हा वैज्ञानिक, हमने बताया आपसे एक छोटा सा बालक जो होता है वो हमेशा नन्हा वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, वो तोड़ फोड़ के हमेशा वस्तुओं को जोड़ने का प्रयास करता है, इसलिए नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। कभी आप बच्चों को मारिएगा मत, अगर कोई भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं तो उसमें आप सहयोग करें। अब ऐसा नहीं कि वो हाथ जो है, जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बालक अगर होगा, वो दीपक जल रहा है और दीपक के पास हमेशा वो जाएगा, और अगर एक बार उसका हाथ जल गया तो कभी दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें सेम यहां भी लागू होती हैं। चलिए, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता, ठीक है, या कहा जाए सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे, तो वह अपना अधिक समय दूसरे बालकों के साथ बिताना चाहता है, सामूहिक खेलों में, ठीक है, अधिक रुचि दिखाता है। मैंने आपको बता दिया सामूहिक, या यहाँ देखिए लिखा है कि नहीं, समूह की अवस्था, यार हर चीज घुमा फिरा कर वही चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, बालक किसी न किसी रूप में वह समूह का सदस्य हमेशा होता है। ठीक है, ये तो आपकी विशेषता हो गई। हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा। ठीक है, अब बाल्यावस्था में शिक्षा के अंतर्गत अगर हम कहें तो आपको जानने की इच्छाएं जरूर हो रही होंगी। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला कहा जा रहा है शारीरिक विकास पर ध्यान। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास पर ध्यान की अगर हम कहें, देखिए लेक्चर हमें लगता है कि थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा, 19-20 मिनट का हो चुका होगा। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप फैक्ट चीजों से रूबरू तो हुई पहले। ठीक है, चलिए देखिए, शारीरिक विकास पर ध्यान, इसमें कहा जाए, एक कथन आपने सुना होगा अरस्तु महोदय का कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अच्छी चीजों को सीखने जो है, या हमेशा आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें। इसमें कहा जाए, आप लिख सकते हैं, अगर इसमें आ जाए तो इस कथन को भी लिख सकते हैं कि अरस्तु महोदय का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, अच्छा, बालकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए
उसे हमेशा जो है संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए कि रोज उन्हें मैगी चाउमीन देना चाहिए, नहीं, ये कभी मत करिए। हमने देखा है बहुत तमाम घरों में कि जो माताएं बहनें होती हैं बच्चों को फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करवाती हैं, ठीक है। मैगी लाकर 1 किलो एक दिन रख देंगे, 2 दिन 3 दिन बाद कहेंगे चलिए आज मैगी ये बना देते हैं। कभी इस तरह के काम को ना करें, ठीक है। संतुलित भोजन देना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय में खेल कूद के सामान तथा शारीरिक क्रियाओं का अवसर देना चाहिए। जाहिर सी बात है शारीरिक क्रियाओं का तो अवसर मिलता है, लेकिन घरों की बात हम करें तो आप उन्हें जो है पौष्टिक भोजन दें, संतुलित भोजन दें। ऐसा नहीं कि रोज हम चाउमीन दे दें, मैगी दे दें, ये सब न करिए, ये सब बड़े नुकसानदायक चीजें। फास्ट फूड हमेशा उससे आप दूरी बनाइए, ठीक है। ये तो हो गया। अगला हमारा है बाल मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा। जाहिर सी बात है हमें हमेशा अपने साइकोलॉजी, ठीक है, एनसीएफ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। प्राचीन काल में जो है शिक्षा जो होती थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक जैसे चाहता था उसी हिसाब से बच्चे को सिखाता था, चाहे मार के चाहे पीट के, ठीक है। कहा जाए चलती थी, डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था, इच्छा न होने पर भी बच्चे को पढ़ना पड़ता था। क्या आज ऐसा है? नहीं है। मैंने कहा आपसे जब हमारे यहाँ बाल मनोविज्ञान प्रवेश किया तो ये जो मैंने कहा जो ठोस ठोस पढ़ाने की शिक्षा थी, जो मार पीट के पढ़ाने की शिक्षाएं थी, वो आज खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अभी आप एक बालक को मार दीजिए, कल सुबह जैसे आप विद्यालय पहुंचेंगे उसके पेरेंट्स आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया है। आपने बच्चे को मारा क्यों? एनसीएफ भी मना करता है कि आप बच्चे को मार के नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कतई ये काम ना करें। मैंने आपसे कहा प्राचीन काल की शिक्षाएं जो होती हैं, जब जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें जो होता था कि बच्चे को जबरदस्ती शिक्षा दिलाई जाती थी, मार के शिक्षा, डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था। लेकिन जब से मनोविज्ञान का पदार्पण शिक्षा में हुआ है तब से शिक्षा जो हमारी है वो अध्यापक केंद्रित ना हो करके आज शिक्षा हमारी बाल केंद्रित हो गई है। और जब से शिक्षा हमारी बाल केंद्रित हो गई है यार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब कहीं अच्छी चीजें और आ जाती हैं तो उसे और बताने का मन करता है, लेकिन आपका सिलेबस जो है उतने सिलेबस के अंतर्गत ही हम चल पाएंगे भैया, ठीक है। बताना तो बहुत कुछ है, अभी इसमें हम 2 घंटे का लेक्चर आपको देते रहे लेकिन खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या करें मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने आपसे यही कह रहा था कि अब जब से हमारे यहाँ अध्यापक केंद्रित शिक्षा हटके बाल मनोविज्ञान प्रवेश किया, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हुई, तब से इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं, ठीक है। बालक की रुचि जितनी है रुचि के हिसाब से शिक्षा देनी है, योग्यता जितनी है योग्यता के हिसाब से शिक्षा देनी है, उसकी क्षमताएं जो हैं उस क्षमता के अनुसार मुझे शिक्षा देना है। यानी हर चीज को उसे हमें ध्यान रखना है कि बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्या कर सकता है, हर चीज को। ऐसा नहीं कि हम अभी आपने देखा होगा इस समय की बात हम बताएं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे 15-15 किलो बैग लेके चलते होंगे, ठीक है, लेकिन एनसीएफ हमारा ये मना करता है, लेकिन हम क्या करें, आज का समय ही वही है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पाएं, जब भी आप टीचिंग के लिए जाइएगा तो एक बच्चा जो होगा उसकी मानसिक क्षमताओं को, हर चीज को आप परखने का प्रयास करेगा, उस परखने के बाद ही आप शिक्षा दीजिएगा, जैसे वो चाह रहा उसी हिसाब से आप शिक्षा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हमें डंडों लेके आए, पहले मारना शुरू कर दे, मारने के बाद शिक्षक कोई मतलब नहीं रहता, कभी आपसे पूछने वो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। आपने देखा होगा अगर एक अच्छे टीचर को हम देखें प्राथमिक विद्यालयों में तो वो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कि यार हम हमेशा पढ़ाते रहें, ठीक है, खेल के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं। खेल और क्रियाशीलता बालकों को सहज और स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। आधुनिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों ने बालकों को खेल और शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। चलिए, इतना चीजें हमारे होंगे। क्या अभी तक की सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे अवगत कराइएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आ रहा है, देख पा रहे हैं कि पारिवारिक वातावरण। इसमें पारिवारिक वातावरण का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और भी चीजें
बतानी है, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को अगर आपको कहीं दिक्कत है आप मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि इन चीजों को हम 3 टॉपिक को छोड़ रहे हैं, हम अगले में आपको इससे कवर करने का प्रयास करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हालांकि छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन कहीं इमरजेंसी में जाना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आप जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम उसी हिसाब से आपको लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे अवगत कराएं कि यहां से दी गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहेंगे। खेल एवं क्रिया के द्वारा शिक्षा के अंतर्गत जो ये 3 और लिखे गए हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप ना लिखिएगा, अगर परीक्षाओं में आता है इन चीजों को आप छोड़ दीजिएगा। चलिए, हम आपको ओरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। चलिए, यहां देखिए आपके बीच में आ रहा है रोचक पाठ्यक्रम। हालांकि हम जब आपको सिलेबस जो है जब कंटेंट प्रोवाइड करेंगे चैनल पर तो वहां भी हम आपको डाल देंगे, ठीक है। रोचक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम कहें जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा हो, उससे उसके अनुरूप ही हमें पाठ्यक्रम देना चाहिए। उसमें बड़े बड़े फिगर होते हैं, फिगर को देखकर वो पढ़ने में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा थियरी दे दें तो कभी वो पढ़ने में पसंद नहीं करेगा। देखा जाए तो छोटे से बालक को अगर आपने देखा होगा, वह चित्र के माध्यम से ही सीख जाता है। एक ए फॉर एप्पल है ना, तो अगर उसे ए फॉर एप्पल हमें डायरेक्टली लिख कर दे दे तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर उसके समक्ष एप्पल लिखा है तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। भाषा विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसे भी मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, और रचनात्मक कार्यों की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं आप इससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे आप जरूर अवगत कराइएगा। मुझे तो नहीं लगता, बहरहाल अगर आपको कहीं दिक्कतें होंगी तो हमेशा आपके लिए हम उपस्थित हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में। शैशवावस्था बाल्यावस्था आपका समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो हमारा होगा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था मींस एडोलसेंस हम कह सकते हैं। किशोरावस्था में क्या कुछ कैसे, हर चीज पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।